नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 10 फरवरी 1949 को दिल्ली के लाल किले के आसपास की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई थी क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या पर अदालत का फैसला आने वाला था और इस केस को सुनने वाली स्पेशल कोर्ट लाल किले के भीतर ही बनाई गई थी। ठीक 11:20 पर नाथूराम गोडसे समेत 8 अन्य अभियुक्त कोर्ट रूम में लाए गए। गौर करने वाली बात यह थी कि केवल सावरकर के चेहरे पर गंभीरता थी, जबकि नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे मुस्कुराते हुए कोर्ट में आए थे। ब्लैक सूट में जज आत्माचरण करीब 11 बजे कोर्ट रूम में पहुंचे और कोर्ट में बैठते ही सबसे पहले नाम पुकारा गया नाथूराम गोडसे का। उसके बाद बारी बारी से सभी का नाम बोला गया। जज आत्माचरण ने गांधी की हत्या में दोषी पाए गए नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। वहीं विष्णु करकरे, मदनलाल पाहुआ, शंकर किस्टिया, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जज ने सावरकर को बेगुनाह करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश सुनाया गया। फैसला सुनने के बाद कोर्ट से निकलते हुए गोडसे समेत सभी दोषियों ने हिंदू धर्म की जय, तोड़ के रहेंगे पाकिस्तान और हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं था जब गोडसे कोर्ट रूम से नारे लगाते हुए बाहर आ रहे थे या कोर्ट रूम में नारे लगा रहे थे। लाल किले में सुनवाई के दौरान 8 नवंबर 1948 को गवाही पूरी होने के बाद कोर्ट ने नाथूराम गोडसे से पूछा कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। इस पर गोडसे ने कहा कि वो 93 पन्ने की 93 पेजेस का अपना बयान जो है उसको पढ़ना चाहते हैं। गोडसे ने 10:15 पर अपना बयान पढ़ना शुरू किया। बयान पढ़ने से पहले उन्होंने बताया कि लिखित बयान के टोटल 6 पार्ट हैं, 6 भाग हैं। गोडसे ने कहा कि पहले हिस्से में साजिश, उससे जुड़ी चीजें, दूसरे हिस्से में गांधी की शुरुआती राजनीति, तीसरा हिस्सा गांधी की राजनीति के आखिरी चरण, चौथा हिस्सा गांधी जी और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, पांचवा हिस्सा आजादी के सपनों का बिखरना और आखिरी हिस्सा राष्ट्र विरोधी तुष्टीकरण की नीति से संबंधित है। साथ ही गोडसे ने मीडिया से भी अपील की कि मीडिया उनके बयान को बिना किसी संदर्भ के ना छापे। 45 मिनट पढ़ने के बाद गोडसे कोर्ट रूम में ही चक्कर खाकर गिर पड़े। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से अपना लिखित बयान पढ़ना शुरू किया और पूरा बयान पढ़ने में लगभग 5 घंटे का समय लग गया। गोडसे ने अपने बयान के अंत में अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम के नारे लगाए। गोडसे के इस बयान को चीफ प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के रिकॉर्ड से हटाने का आग्रह किया और कहा कि यह बयान पूरी तरह से महत्वहीन है, यूजलेस है। इस पर गोडसे ने कोर्ट में कहा कि भारत की वर्तमान सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है क्योंकि ये सरकार मुस्लिम प्रस्त सरकार है। हालांकि जज आत्माचरण ने गोडसे के बयान को रिकॉर्ड से हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालतों में लिखित बयान स्वीकार किए जाते हैं। 9 नवंबर 1948 को जज आत्माचरण ने नाथूराम से 28 सवाल पूछे थे और उन्हीं में से एक सवाल के जवाब में गोडसे ने कहा था, हाँ, गांधी जी को गोली मैंने मारी थी। गोली मारने के बाद एक आदमी ने पीछे से मुझे सिर पर मारा और खून निकलने लगा। आगे गोडसे का कहना था कि जो मैंने प्लान किया था वही किया और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। उस व्यक्ति ने मेरे हाथ से पिस्टल छीन ली। चूंकि पिस्टल ऑटोमेटिक थी और डर था कि कहीं गलती से वो किसी और पर ना चल जाए, उस आदमी ने मेरे ऊपर पिस्टल तान दी और कहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गोडसे ने पलटकर जवाब में कहा कि मुझे गोली मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। महात्मा गांधी के पड़पोते और गांधी हत्याकांड पर एक प्रमाणिक किताब लेट्स किल गांधी को लिखने वाले तुषार गांधी का कहना है कि यह सब गोडसे का कोर्ट रूम में एक ड्रामा था। उसने सोचा था कि वो बापू की हत्या करके एक नायक बन जाएंगे, सोसाइटी के हीरो बन जाएंगे, उसकी करनी से हिंदू सहमत हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा ना होता देख उसने कोर्ट रूम में ही नाटक करना शुरू कर दिया था। दोस्तों 30 जनवरी 1948 को वो मनहूस दिन था जिस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे दिल्ली रेलवे स्टेशन के होटल में नाश्ता करके बिड़ला मंदिर के लिए निकल गए। गोडसे ने बिड़ला मंदिर के पीछे के जंगल में 3 या 4 राउंड फायर करके अपने पिस्टल को चेक किया और गोडसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। इसके साथ ही करकरे भी मद्रास होटल के लिए निकल गए। उस समय दिन के करीब 11:30 बजे थे। दोपहर बाद करीब 2 बजे करकरे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां वो गोडसे और आप्टे से मिले। बताया जाता है कि शाम के करीब 4:30 बजे रेलवे स्टेशन से तांगे में बैठकर तीनों बिड़ला मंदिर के लिए निकल गए और वहां गोडसे ने बिड़ला मंदिर के पीछे लगी शिवाजी की जो मूर्ति है उसके दर्शन किए। आप्टे और करकरे वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर बिड़ला भवन में चले गए। उस समय बिड़ला भवन अलबुकरक रोड पर था, जिसे आज 30 जनवरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। वहीं बिड़ला भवन को अब गांधी स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। उसी दिन शाम के करीब 5:17 पर गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी जब वो प्रार्थना स्थल की ओर जा रहे थे। इसके बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आप्टे और करकरे दिल्ली छोड़कर भाग निकले।
दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी जी की हत्या के 17 साल बाद भी जांच आयोग का गठन नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था, ये एक बेहद जरूरी सवाल है। दोस्तों एक बात जान लीजिए कि गांधी जी की हत्या कोई अचानक नहीं हुई थी, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आजाद भारत में पुलिस की लापरवाही की कहानी गांधी जी की हत्या से शुरू हुई थी। कई लोगों का मानना है कि गांधी जी की हत्या जानबूझकर होने दी गई। बापू की हत्या के 17 साल बाद 22 मार्च 1965 को इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था और उस जांच आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जीवन लाल कपूर को दी गई थी। इस आयोग को कपूर कमीशन की जांच के नाम से भी जाना जाता है। 12 अक्टूबर 1964 को नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहुआ आजीवन कारावास की सजा काटकर रिहा हो गए। दोस्तों जेल से रिहा हुए अपराधियों का माला पहनाकर धूमधाम से स्वागत करने का रिवाज कोई नया नहीं है। जब गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे जेल से छूटकर पुणे पहुंचे तो उनके दोस्तों ने एक नायक की तरह उनका स्वागत करने का फैसला किया, जिसके लिए बकायदा एक कार्यक्रम आयोजित करने की पूरी योजना बनाई गई, जिसमें इन अपराधियों के कारनामे यानी कि गांधी की हत्या में इनकी भूमिका का बढ़ा चढ़ाकर बखान करने और उसका उत्सव मनाने का फैसला लिया गया। 12 नवंबर 1964 को सत्य विनायक पूजा आयोजित की गई, जिसमें मराठी लोगों को आमंत्रित करने के लिए पत्र भेजे गए, जिस पर लिखा था कि देशभक्तों की रिहाई की खुशी में इस पूजा का आयोजन किया गया है और आप सभी आकर इन्हें बधाई दें। इस आयोजन में करीब 200 लोग शामिल हुए थे और इसी कार्यक्रम से नाथूराम गोडसे को देशभक्त बनाने की भूमिका बांध दी गई थी। इस पूरे प्रोग्राम में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाती जीवी केतकर का बयान सबसे हैरत में डालने वाला था। जीवी केतकर केसरी और तरुण भारत पत्रिका के संपादक रहे थे, जिन्हें तिलक ने शुरू किया था। केतकर हिंदू महासभा के विचारक के तौर पर भी जाने जाते थे और केतकर ही इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे थे। पूजा के बाद गोपाल गोडसे और करकरे ने जेल के अपने अनुभव लोगों के साथ साझा किए और इसी दौरान केतकर ने कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि गांधी की हत्या की योजना बनाई गई है और खुद गोडसे ने उनको ये बात बताई थी। तिलक के नाती जीवी केतकर ने कहा कि कुछ हफ्तों पहले ही गोडसे ने अपना इरादा शिवाजी मंदिर में आयोजित एक सभा में व्यक्त कर दिया था। गोडसे ने कहा था कि गांधी कहते हैं कि वो 125 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन उन्हें 125 साल तक जीने कौन देगा। उस समय बालूकाका कनेक्टकर भी वहीं थे और गोडसे के भाषण के इस हिस्से को सुनकर वो काफी परेशान हो गए थे। जीवी केतकर ने कनेक्टकर को आश्वस्त किया था कि वो नाथूराम को समझाएंगे और ऐसा करने से रोकेंगे। जीवी केतकर ने यह भी बताया कि उसने नाथूराम से पूछा था कि क्या वो गांधी जी को मारना चाहते हैं। उसने कहा था कि हाँ, क्योंकि गोडसे नहीं चाहता था कि गांधी देश में और समस्याओं का कारण बने। इसके बाद केतकर का यह बयान प्रेस में आग की तरह फैल गया था। दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जीवी केतकर का इंटरव्यू कर विस्तार से रिपोर्ट छापी थी और रिपोर्ट में वो तस्वीरें भी छपी थी जिसमें नाथूराम गोडसे की तस्वीर को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी गई थी और उन्हें देशभक्त बताया गया था। जीवी केतकर ने इंडियन एक्सप्रेस से 14 नवंबर 1964 को कहा था, 3 महीने पहले ही नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की योजना मुझे बताई थी। जब मदन लाल पाहुआ ने 20 जनवरी 1948 को गांधी जी की प्रार्थना सभा में बम फेंका, उसके बाद गोडसे मेरे पास पुणे आया था और उसने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया था। मुझे पता था कि गांधी की हत्या होने वाली है, लेकिन मुझे गोपाल गोडसे ने इस बारे में किसी को बताने से मना कर दिया था। इसके बाद केतकर को गिरफ्तार कर लिया गया और गोपाल गोडसे को भी फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और इसी के बाद ही गांधी जी की हत्या की जांच के लिए कपूर कमीशन का गठन किया गया था और कहा गया था कि गांधी जी की हत्या सुनियोजित तरीके से और साजिश के तहत की गई है, इसलिए इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। दोस्तों कई लोगों के दिमाग में सवाल उठता होगा कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी जिसका निदान गांधी जी की हत्या से ही निकलना था। इसको समझने के लिए इस घटना को ध्यान से समझिए। 13 जनवरी 1948 को दिन में करीब 12 बजे महात्मा गांधी 2 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी पहली मांग थी कि पाकिस्तान को भारत 55 करोड़ रुपए दे और दिल्ली में मुसलमानों पर होने वाले हमले तुरंत रोके जाएं। गांधी जी की भूख हड़ताल के तीसरे दिन यानी 15 जनवरी को भारत सरकार ने घोषणा की कि भारत सरकार पाकिस्तान को तत्काल 55 करोड़ रुपए देगी। गांधी जी की इस मांग को लेकर तुषार गांधी का कहना था कि जाहिर है कि बापू पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे उनका लक्ष्य केवल सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने का था। अब जैसे ही भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, गांधी जी के खिलाफ उग्रपंथी हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया और अपनी नाराजगी जाहिर की। खास तौर पर हिंदू महासभा सबसे आगे थी।
महात्मा गांधी ने प्रार्थना के बाद दिए अपने भाषण में कहा कि मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए और हिंदू शरणार्थियों को किसी भी इस तरह की हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मुसलमान अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। हालांकि तुषार गांधी का कहना है कि बापू की भूख हड़ताल का मकसद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाना नहीं था, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकना और सांप्रदायिक सद्भावना कायम करना था। वहीं दूसरी तरफ सवाल उठा कि क्या नेहरू और पटेल पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देना चाहते थे। इसके जवाब में तुषार गांधी का कहना है कि 55 करोड़ रुपए देने का फैसला कैबिनेट का था और इसके पीछे शर्त थी कि जब तक दोनों देशों के बीच विभाजन का मसला सुलझ नहीं जाता तब तक भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देगा। हालांकि विभाजन के बाद दोनों देशों में संधि हुई थी कि भारत पाकिस्तान को बिना किसी शर्त के 75 करोड़ रुपए देगा, जिसमें से पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे। पाकिस्तान ने यह पैसा मांगना शुरू कर दिया था और भारत वादा खिलाफी नहीं कर सकता था। तब बापू ने कहा था कि जो वादा किया है उससे मुकरा नहीं जा सकता, अगर ऐसा होता है तो द्विपक्षीय संधि का उल्लंघन होगा। सरकार ने गांधी की भूख हड़ताल के 2 दिन के बाद ही पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया और इस फैसले के साथ ही गांधी जी उग्र हिंदुओं की नजर में विलेन बन चुके थे और इसी मुद्दे को लेकर सरदार पटेल पर भी सवाल उठने लगे थे। कपूर कमीशन की जांच में सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल गवाह नंबर 79 यानी 79 के तौर पर पेश हुई थी। मणिबेन ने कपूर कमीशन को बयान दिया था कि मुझे याद है कि मेरे पिता पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने को लेकर महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे। मेरे पिता का मानना था कि अगर पाकिस्तान को यह रकम दी जाती है तो लोग इससे नाराज होंगे और दूसरा उनका यह भी मानना था कि विभाजन से संबंधित सारे मुद्दों के समाधान के बाद ही ये रकम पाकिस्तान को दी जानी चाहिए। आगे मणिबेन पटेल ने कहा कि मेरे पिता का कहना था कि पाकिस्तान की ये रकम दे दी जाती है तो भारत में लोग इसकी गलत व्याख्या करेंगे और पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ कर सकता है। ऐसे में हमारे देशवासियों की भावनाएं आहत होंगी। मेरे पिता ने महात्मा गांधी से यह भी कहा था कि इस भूख हड़ताल को लोग ठीक नहीं मानेंगे और इसे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए हथियार के तौर पर देखा जाएगा। इस पर तुषार गांधी का कहना है कि नेहरू और पटेल 55 करोड़ रुपए देने पर सहमत नहीं थे क्योंकि उनके लिए जन भावना मायने रखती थी, लेकिन बापू क्या सही है और क्या गलत है इस आधार पर फैसला करते थे। उनके लिए मानवता सबसे ऊपर थी और वो वादा खिलाफी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जन भावना के दबाव में वो गलत फैसले का समर्थन नहीं कर सकते थे। बापू ने वही करने के लिए कहा था जिसका वादा भारत ने किया था। अब नेहरू और पटेल चुनावी राजनीति में आ चुके थे, लेकिन बापू आजादी के बाद भी अपने सिद्धांतों पर ही चल रहे थे और इसीलिए बापू को ना जन भावना से डर लगता था और ना ही मौत से डर लगता था। जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठे थे तब बिड़ला भवन में उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे। लोग नाराज थे और कह रहे थे कि वो सरकार को 55 करोड़ रुपए देने पर मजबूर कर रहे हैं और दिल्ली में मुसलमानों के खाली पड़े घर हिंदू शरणार्थियों को नहीं देने दे रहे हैं। दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव के कारण मुसलमान अपना घर बार छोड़कर निकल गए थे और उन्हें पुराना किला और हुमायूं के किले में रखा गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि हिंदू शरणार्थी मुसलमानों के घरों पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि गांधी इसके सख्त खिलाफ थे और भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। और गांधी की इस भूख हड़ताल के खिलाफ हिंदू शरणार्थी गुस्से में नारे लगा रहे थे कि गांधी मरता है तो मरने दो। महात्मा गांधी के आजीवन सचिव रहे प्यारे लाल ने अपनी किताब महात्मा गांधी द लास्ट फेज में लिखा है कि इस भूख हड़ताल से दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों के बीच दुश्मनी कम करने में बहुत मदद मिली थी। 18 जनवरी 1948 को एक शांति समिति बनी और महात्मा गांधी को भरोसा दिया गया कि मेहरौली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का उर्स हर साल की तरह मनाया जाएगा और मुसलमान दिल्ली के अपने घरों में वापस जा सकेंगे। मस्जिदों को हिंदुओं और सिखों के कब्जे से खाली कराया जाएगा और मुसलमान इलाकों को अवैध कब्जे से छुड़वाया जाएगा। डर से जो मुसलमान अपना घर छोड़कर भागे हैं उनके वापस आने पर हिंदू आपत्ति नहीं जताएंगे और इन्हीं सभी आश्वासनों के बाद महात्मा गांधी ने 18 जनवरी को दोपहर 12:45 पर मौलाना आजाद के हाथ से संतरे का जूस पीकर अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। इसके बाद हिंदू महासभा की एक बैठक हुई और इस बैठक में भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पर मजबूर करने और हिंदू शरणार्थियों को मुसलमानों के घरों में नहीं रहने देने की तीखी आलोचना की गई थी। इस बैठक में महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था और गांधी जी को तानाशाह कहकर उनकी तुलना हिटलर से की गई थी। 19 जनवरी को हिंदू महासभा के सचिव आशुतोष लाहिड़ी ने हिंदुओं को संबोधित करते हुए एक पर्चा भी निकाला था। पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा को लेकर महात्मा गांधी की भूख हड़ताल से सिख भी नाराज थे। सिखों को भी लग रहा था कि गांधी ने हिंदू और सिखों के लिए कुछ नहीं किया।
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार दूसरी ओर मुसलमानों ने 19 और 23 जनवरी को 2 प्रस्ताव पास करके कहा था कि गांधी जी ने उनकी निस्वार्थ सेवा की है। अब आप समझ गए होंगे कि गांधी जी की हत्या क्यों की गई थी। 17 से 19 जनवरी के बीच गांधी की हत्या की साजिश रचने और हत्या करने वाले लोग ट्रेन और फ्लाइट से दिल्ली पहुंच चुके थे। ये दिल्ली के अलग अलग होटल्स में और हिंदू महासभा के भवन में रह रहे थे। 18 जनवरी 1948 को कुछ षड्यंत्रकारी शाम 5 बजे बिड़ला भवन में महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा में शामिल हुए और वहां जमा भीड़ और जगह का जायजा लिया। 19 जनवरी को हिंदू महासभा भवन में इनकी बैठक हुई और महात्मा गांधी की हत्या का पूरा खाका तैयार किया गया। 19 जनवरी को कुल 7 में से 3 षड्यंत्रकारी नाथुराम विनायक गोडसे, विष्णु करकरे और नारायण आप्टे बिड़ला हाउस गए और प्रार्थना सभा की जगह का पूरा जायजा लिया और उसी दिन शाम 4 बजे ये लोग फिर से प्रार्थना सभा के ग्राउंड पर गए और उसके बाद रात में 10 बजे पांचों हिंदू महासभा भवन में जाकर मिले। वहां इन्होंने मीटिंग की। 20 जनवरी को नाथुराम गोडसे की तबीयत खराब हो गई। बावजूद इसके 4 लोग फिर से बिड़ला भवन गए और वहां की गतिविधियों को समझा। बिड़ला भवन से ये चारों हिंदू महासभा भवन दिन में करीब 10:30 बजे वापस आए। इसके बाद हिंदू महासभा भवन के पीछे जंगल में इन्होंने अपने रिवॉल्वर की जांच की। रिवॉल्वर की जांच के बाद फाइनल प्लान सेट करने के लिए ये सभी दिल्ली के कनॉट प्लेस के मरीना होटल में मिले थे। उसके बाद शाम को करीब 4:45 बजे ये बिड़ला भवन पहुंचे और वहीं बिड़ला भवन की दीवार के पीछे से मदन लाल पाववा ने प्रार्थना सभा में बम फेंक दिया, जिसके बाद मदन लाल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ। बाकी के 3 लोग प्रार्थना सभा में शामिल थे जो भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले। गांधी के पड़पोते तुषार गांधी का कहना है कि बापू को मारने की असली तारीख 20 जनवरी ही थी, लेकिन उस दिन वो नाकाम रहे और 10 दिन बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई। इस पूरे हत्याकांड की गहरी जांच पड़ताल कर चुके तुषार गांधी का कहना है कि इनकी योजना थी कि धमाके के बाद भगदड़ हो जाएगी और दिगंबर बड़गे गांधी जी को गोली मार देंगे, लेकिन मदन लाल पाववा ने धमाका किया तो बापू ने सबको समझाकर वापस बैठा दिया और भगदड़ नहीं मचने दी। अब ऐसे में दिगंबर बड़गे को गोली मारने का मौका नहीं मिला और उनको वहां से भागना पड़ा। उस दिन गोली मारने की जिम्मेदारी बड़गे को मिली थी। अगर 20 जनवरी को वो कामयाब होते तो हत्यारा गोडसे नहीं होता बल्कि दिगंबर बड़गे होता। हत्या के 2 मुख्य दोषी नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे उसी दिन दिल्ली के मेन रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर इलाहाबाद कानपुर होते हुए बॉम्बे भाग गए। ये 23 जनवरी की शाम को बॉम्बे पहुंचे और वहीं तीसरे नाथुराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे उस रात दिल्ली के फ्रंटियर हिंदू होटल में रुके और 21 जनवरी को सुबह फ्रंटियर मेल से बॉम्बे के लिए निकल गए। चौथा विष्णु करकरे 23 जनवरी को दोपहर तक दिल्ली में ही रहा और दोपहर बाद वो ट्रेन और बसें बदलते हुए 26 जनवरी की सुबह कल्याण पहुंच गया। दिगंबर बड़गे और शंकर किस्टिया 20 जनवरी को बॉम्बे एक्सप्रेस से कल्याण के लिए निकले थे और 22 जनवरी की सुबह पहुंच गए थे और उसी दिन ये पुणे के लिए निकल गए थे। ऐसे करके हत्या में शामिल लोग दिल्ली से भाग गए और किसी को भनक भी नहीं लगी। 20 जनवरी को बम फेंकने की खबर अगले दिन के अखबार में छपी। टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, बॉम्बे क्रॉनिकल में ये खबर फ्रंट पेज पर छपी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया से एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा था कि बम शक्तिशाली था और इससे कई लोगों की जान जा सकती थी। हैंड ग्रेनेड गांधी जी को मारने के लिए रखा हुआ था। वहीं बॉम्बे क्रॉनिकल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मदन लाल पाववा ने बम फेंकने का गुनाह कबूल किया और कहा कि वो महात्मा गांधी के शांति अभियान से खफा थे, इसलिए उन्होंने हमला किया था। मदन लाल पाववा से पहले बिड़ला भवन में ही पूछताछ की गई। उसके बाद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन उनको ले जाया गया, जहां पाववा से पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए गए। पाववा के बयान को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था। पाववा ने करकरे का नाम लिया था और साथ में यह भी बताया था कि वो और उनके बाकी साथी दिल्ली में कहां-कहां रुके थे। मरीन होटल और हिंदू महासभा भवन पर छापे मारे गए और इस दौरान वहां पता चला कि गोडसे और आप्टे नाम बदलकर एस और एम देश पांडे के नाम से वहां रुके हुए थे। इस छापे में हिंदू महासभा के कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए। इसके बाद 21 जनवरी को पाववा को 15 दिन के रिमांड पर लिया गया और संसद मार्ग थाने से पाववा को सिविल लाइन्स लाया गया और वहां 24 जनवरी तक पूछताछ चली। अपने बयान में पाववा ने हिंदू राष्ट्र अखबार के मालिक का नाम भी लिया, लेकिन अग्रणी अखबार के संपादक का नाम नहीं लिया, जिसके संपादक नाथुराम गोडसे थे और उसके मालिक थे नारायण आप्टे। 23 जनवरी को मरीना होटल के कर्मचारी कालीराम ने दिल्ली पुलिस को कुछ कपड़े सौंपे, लेकिन पुलिस इन कपड़ों को जांच में इस्तेमाल करने में नाकाम रही।
25 जनवरी को पावा को पुलिस बॉम्बे ले गई और 29 जनवरी तक पूछताछ होती रही, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 27 जनवरी को गोडसे और आप्टे बॉम्बे से दिल्ली के लिए निकल गए। दोनों ट्रेन से ग्वालियर आए और रात में डॉक्टर दत्तात्रेय परचूरे के घर पर रुके। अगले दिन ग्वालियर से ही इटली मेड काले रंग की ऑटोमेटिक बेरेटा माउजर खरीदी और 29 जनवरी की सुबह दिल्ली आ गए। 30 जनवरी को इन्होंने बिड़ला भवन के पीछे जंगल में पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस की और शाम में 5 बजे बापूजी को गोली मार दी। नाथूराम को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आप्टे और करकरे एक बार फिर से दिल्ली से भागने में कामयाब रहे। उसके बाद आप्टे और करकरे 14 फरवरी को जाकर गिरफ्तार किए गए। दोस्तों, आरएसएस लगातार गांधी की हत्या में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार करता रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा भी दायर किया गया है, लेकिन यह मामला इतना सीधा और साफ सुथरा नहीं है। पटेल ने गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस ने देश भर में सांप्रदायिक जहर फैलाने का काम किया है। नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद से प्रकाशित गांधी के निजी सचिव रहे प्यारेलाल ने लिखा है कि आरएसएस के सदस्यों को अलग अलग जगहों पर शुक्रवार को रेडियो चालू रखने का निर्देश दिया गया था। इतना ही नहीं, कई जगहों पर आरएसएस के सदस्यों ने मिठाई भी बांटी थी। ये बात बाकायदा गांधी द लास्ट फेज किताब में पेज नंबर 70 पर लिखी गई है। गांधी की हत्या के 2 दशक बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 11 जनवरी 1970 के संपादकीय में लिखा था कि नेहरू के पाकिस्तान समर्थक होने के और गांधी जी के अनशन पर जाने से लोगों में भारी नाराजगी थी। ऐसे में नाथूराम गोडसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और गांधी की हत्या जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। कपूर आयोग की रिपोर्ट में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कमला देवी चट्टोपाध्याय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए उस बयान का जिक्र है जिसमें इन्होंने कहा था कि गांधी की हत्या के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश और एक बड़ा संगठन है। और इस संगठन में उन्होंने आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का नाम लिया था। गांधी की हत्या के बाद फरवरी 1948 से आरएसएस पर पाबंदी लग गई थी और यह पाबंदी जुलाई 1949 तक चली थी। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने 28 जनवरी 1994 को फ्रंटलाइन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हम सभी भाई आरएसएस में थे। नाथूराम, दत्तात्रेय, मैं खुद और गोविंद। आप कह सकते हैं कि हम अपने घर में नहीं, आरएसएस में पले बड़े हैं। आरएसएस हमारे लिए परिवार था। नाथूराम आरएसएस में बौद्धिक कार्यवाह बन गए थे। हालांकि नाथूराम ने अपने बयान में आरएसएस छोड़ने की बात कही थी, लेकिन यह बयान इसलिए दिया गया था क्योंकि उनको पता था कि गोलवलकर और आरएसएस गांधी की हत्या के बाद मुश्किल में फंस जाएंगे, जबकि हकीकत यह थी कि नाथूराम ने आरएसएस नहीं छोड़ा था। इसी इंटरव्यू में गोपाल गोडसे से पूछा गया था कि आडवाणी ने नाथूराम के आरएसएस से संबंध को खारिज किया है। तब इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि ये कायरतापूर्ण बात कर रहे हैं। आरएसएस ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया था कि जाओ और गांधी जी को मार दो, हत्या कर दो उनकी, लेकिन आप नाथूराम के आरएसएस के साथ संबंधों को नहीं नकार सकते। नाथूराम ने बौद्धिक कार्यवाह रहते हुए 1944 में हिंदू महासभा के लिए काम शुरू किया था। नाथूराम गोडसे किसी जमाने में आरएसएस के सदस्य रहे थे, लेकिन बाद में वो हिंदू महासभा में आ गए थे। हालांकि 2016 में 8 सितंबर को इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में गोडसे के परिवार वालों ने जो कहा वो काफी अहम है। नाथूराम गोडसे और विनायक दामोदर सावरकर के वंशज सत्याकी गोडसे ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि नाथूराम जब सांगली में थे तब उन्होंने 1932 में आरएसएस ज्वाइन किया था। वो जब तक जिंदा रहे तब तक संघ के बौद्धिक कार्यवाह रहे। उन्होंने ना तो कभी संगठन छोड़ा था और ना ही उन्हें निकाला गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि वो 125 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं। हत्या से करीब 6 साल पहले यानी 72 की उम्र में बापू ने अपनी यह तमन्ना जाहिर की थी और उनका जीवन अचानक खत्म कर दिया 37 साल के मराठी ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने। दोस्तों, जब गांधी जी की हत्या हुई तो वो 78 साल के थे। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गांधी जी के जीवन से संबंधित बेहद जरूरी जानकारी मिली होगी और आप लोग समझ भी गए होंगे कि गांधी जी की हत्या के पीछे क्या कारण रहे थे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।